हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। पहला विद्यार्थी आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा करेंगे लेसन फर्स्ट, मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में मैं आप लोगों को मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल के बारे में बता चुका था। अब अपन बात करेंगे कि जो ये पृथ्वी होती है, अपन जानते हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर ही मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको पृथ्वी के बारे में एक सामान्य सी जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण यहाँ पर होता है, किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा अपन आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अपन यहाँ पर पृथ्वी के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपना जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड का अत्यंत सूक्ष्म भाग, बहुत ही छोटा भाग होता है कौन? आपकी पृथ्वी। यानी ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, और इस विस्तृत ब्रह्मांड का केवल कुछ भाग ही क्या होता है आपका? बहुत छोटा सा अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या होता है आपका? पृथ्वी होती है, जो आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अब बात करें अपन यहाँ पर कि ये ब्रह्मांड का अत्यंत सूक्ष्म भाग है और इसकी ऊपरी सतह मृदा से ढकी रहती है। भाई अपन बात किसकी कर रहे हैं? अपन पढ़ाई कर रहे हैं मृदा से संबंधित। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वो किससे ढकी रहती है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है वो मृदा से ढकी रहती है। किससे ढकी रहेगी? मृदा से ढकी रहती है। पृथ्वी की उत्पत्ति का अपन अध्ययन करें तो देखो ये पता चलता है कि प्रारंभ में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय ये पृथ्वी बहुत ही तप्त अवस्था में, बहुत ज्यादा गर्म लावे के रूप में ये पृथ्वी थी। ऐसा माना जाता है कि जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तो ये बिल्कुल तप्त अवस्था में, बहुत ही जो है गर्म अवस्था में लावे के रूप में ये उपस्थित थी प्रारंभ में। परंतु धीरे धीरे हजारों सालों के चलते चलते धीरे धीरे ये क्या होती गई? ठंडी होती गई, और वर्तमान समय में जो है ये इस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई है, जो हजारों सालों, असंख्य सालों में जाकर ये आपको इस अवस्था में प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन से ये ज्ञात हुआ है कि प्रारंभ में एक तप्त अवस्था में लावे के रूप में थी, जो हजारों सालों में ठंडी होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई है। तो इस प्रकार से हजारों सालों में ये ठंडी होने के पश्चात आपकी इस अवस्था में परिवर्तित हुई है, ठोस अवस्था में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनेक भूगर्भ शास्त्रियों ने इसका और अधिक अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको अध्ययन के लिए पृथ्वी को मुख्यतः 3 मंडलों में विभाजित कर दिया है। और ये 3 मंडल कौन कौन से आप लोग सब जानते हैं? एक वायुमंडल होता है, एक जलमंडल होता है, और एक स्थल मंडल होता है, या थल मंडल उसको अपन कहते हैं। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने अध्ययन के लिए पृथ्वी को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया है। पहला वायुमंडल है, दूसरा जलमंडल है, और तीसरा होता है आपका स्थल मंडल या थल मंडल, उसको अपन कहेंगे। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि सर इनके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखो यहाँ पर अपन बात करें तो वायुमंडल की, तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल जो होता है ये पृथ्वी का जो कुल भार है, पृथ्वी की भार की दृष्टि से केवल 0.03% भाग बनाता है। यानी पृथ्वी का जो कुल भार है ना, इस पृथ्वी के कुल भार का केवल 0.03% भाग बनाता है कौन? आपका ये वायुमंडल। बात करें इसके अंदर पाया क्या जाता है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, CO2 होगी, जलवाष्प होगी, और भी अन्य बहुत सारी गैसें यहाँ पर पाई जाती है। मुख्यतः ये गैसें पाई जाती है, इनके अलावा और भी बहुत सारी गैसें यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि अक्रिय गैसें आपकी पाई जाएगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडॉन। इस प्रकार की अक्रिय गैसें भी यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वायुमंडल जो होता है ये पृथ्वी के कुल भार का केवल 0.03% भाग बनाता है। और ये जो 0.03% भाग बनाया है ये भी किससे मिलकर बना हुआ है? ये गैसों के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपकी
जो यहाँ पर CO2 है, जलवाष्प है, ये मुख्य गैसें होती है। इसके अलावा अग्निय गैसें यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाएगी, इसके बारे में चर्चा कर लें। तो देखो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है 79.9% मात्रा में, यानी लगभग 80% मात्रा में हो गई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल के अंदर 79.9% मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.7% मात्रा में, यानी 20.7% मात्रा में पाई जाती है। CO2 वायुमंडल के अंदर होती है 0.03% मात्रा में। जलवाष्प होती है 0.17% मात्रा में। और अन्य गैसों की अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो अन्य गैसें होती है 1.33% मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से पूरे वायुमंडल के अंदर कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है, ये आप लोग जानकारी जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो ध्यान रखें, नाइट्रोजन 79.9%, ऑक्सीजन 20.7%, आपकी CO2 0.03%, जलवाष्प 0.17% और अन्य गैसें 1.33% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में, पहला मंडल आपका वायुमंडल कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर जलमंडल के बारे में। तो देखो जलमंडल की बात करते हैं तो ये थलमंडल को घेरे हुए पानी की एक परत है। थलमंडल को घेरे हुए क्या है, पानी की एक परत है। थलमंडल के ऊपर ही जल समुद्र के रूप में भरा हुआ है और उसी को अपन क्या बोलते हैं, जलमंडल कहते हैं। यानी थलमंडल को घेरे हुए पानी की एक परत होती है और उसी को अपन जो है जलमंडल कहते हैं। और देखो जलमंडल जो होता है ये पृथ्वी का केवल 6.9% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है जलमंडल, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का केवल 6.9% भाग कौन बनाता है, आपका जलमंडल बनाता है। लेकिन जल का कुल आयतन जो होगा वो समुद्र के ऊपर जमीन के आयतन का 15 गुना होता है। यानी कि अपन बात करें पूरी पृथ्वी के बाहर का, पूरी पृथ्वी के बाहर का केवल 6.9% मात्रा में क्या है, जल है। परंतु इसका जो ऊपर का आयतन होता है ना, वो जमीन के कुल आयतन का कितना है, 15 गुना होता है। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर बात की है पृथ्वी के बारे में, एक सामान्य सी बात अपनी यहाँ पर हो चुकी है। क्या बात अपन ने कर ली है, तो मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बता दिया है कि पृथ्वी जो होती है ये भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार 3 मंडलों से मिलकर बनी हुई है, वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल। इसमें अपन वायुमंडल और जलमंडल की बात यहाँ पर कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये सामान्य सी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि सर एक और मंडल बच गया है, थलमंडल या स्थल मंडल, उसके बारे में भी मैं जानकारी दे दूं। तो बिल्कुल उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, इनको आप लोग साथ में साथ नोट करते रहें। बिल्कुल स्पष्ट आपको ये दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के ऊपर, तो आप लोग जो है इसको साथ के साथ क्या करते रहें, नोट करते रहें। और कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, इसमें आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर दूर की जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं अपन तीसरे मंडल के बारे में, और वो है आपका थल मंडल। थल मंडल बोलो या स्थल मंडल बोलो, बात एक ही है। तो थल मंडल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए विद्यार्थियों, थल मंडल की बात करें तो गैसों व जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस पिंड होता है, उस आंतरिक ठोस पिंड को अपन क्या बोलते हैं, थल मंडल कहते हैं। यानी कि गैसों और जलीय आवरणों में, जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस पिंड, जो आंतरिक ठोस पिंड होता है, आंतरिक ठोस पिंड होता है, उसे थल मंडल कहते हैं। होता है उसे थल मंडल। उसको यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, इस तरह लिख देते हैं, इसे थल मंडल कहते हैं। ठीक है, गैसों और जलीय आवरणों में
जो आंतरिक ठोस पिंड होता है, इस ठोस पिंड को अपन क्या बोलेंगे, थलमंडल कहते हैं। और यह पृथ्वी का सबसे ज्यादा भाग, ध्यान रखें, यह पृथ्वी का 93.2% भाग बनाता है। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, थलमंडल होगा। 93.2% भाग बनाता है। ठीक है, तो इतने भाग का निर्माण ये यहाँ पर करता है। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो, थलमंडल जो होता है इसके दो भाग होते हैं। एक होता है बाहरी ऊपरी ठंडी ठोस सतह होती है, और एक होता है आंतरिक गर्म या पिघला हुआ भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इसके दो भाग होते हैं, पहला भाग तो कौन सा होगा, तो देखो, बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह, बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह, और दूसरा होता है अपना यहां पर आंतरिक गर्म भाग। ठीक है, आंतरिक गर्म भाग, यानी दो भागों से मिलकर आपका थलमंडल बना हुआ होता है। आप बात करते हैं तो यह तीनों मंडलों से, यानी जलमंडल, वायुमंडल और थलमंडल, इनमें सबसे भारी होता है। यानी कि ये तीनों मंडलों में सबसे भारी होता है। ध्यान रखें, यह तीनों मंडलों में सबसे भारी होता है। इसका घनत्व 5.5 होता है। क्या होता है, घनत्व 5.5 होता है। ठीक है, तो थलमंडल का घनत्व याद रखेंगे 5.5 होता है। और ध्यान रखें, थलमंडल की जो ऊपरी सतह होती है उसे भूपर्वतीय अपन कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूपर्वतीय उसको अपन कहते हैं। यानी कि अपन ध्यान रखेंगे, थलमंडल की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, भूपर्वतीय कहलाती है, और जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं पहले विद्यार्थियों। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इस चीज को अपन नोट कर लेते हैं कि थलमंडल की ऊपरी सतह, ऊपरी ठोस सतह अपन बोलेंगे इसको, ठोस सतह भूपर्वतीय कहलाती है। क्या कहलाती है, भूपर्वतीय कहलाती है। तो इस चीज के बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो मृदा होती है, इस मृदा जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी की संरचना क्या क्या होती है, पृथ्वी की संरचना के अंदर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं, और ये कितना भाग यहाँ पर बनाते हैं, इनके बारे में जानकारी आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर तीनों मंडलों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी है कि आपका जो पृथ्वी होती है 3 मंडल, वायुमंडल, जलमंडल से मिलकर बनी होती है, और साथ में एक थलमंडल होता है, 3 मंडलों से मिलकर बनी हुई है। थलमंडल के बारे में मैंने जानकारी ली है कि गैसों और जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस पिंड होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, थलमंडल कहेंगे। और यह पृथ्वी का 93.2% भाग बनाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह होती है, और एक आंतरिक गर्म भाग होता है। यह तीनों मंडलों में सबसे भारी होता है। इसका घनत्व 5.5 तक होता है। ध्यान रखें आप लोग कि थलमंडल की जो ऊपरी ठोस सतह होती है, सबसे ऊपरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भूपर्वतीय कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से अपन ने यहाँ पर बात कर ली है कि
पृथ्वी जो होती है किस प्रकार से 3 मंडलों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई अपनी यहाँ पर। अब एक वर्ड यहाँ पर आ गया अपने सामने, कौन सा आ गया है, भूपर्वती। तो अपन ने एक सामान्य बात तो इसके बारे में कर ली है, भूपर्वती के बारे में कुछ बातें और है जो आप लोगों को यहाँ पर समझना जरूरी है। तो इस चीज को भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होती है भूपर्वती, इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग है अपना यहाँ पर भूपर्वती। भूपर्वती इसके बारे में बात कर लें तो देखो, ये तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को कि थलमंडल का सबसे ऊपरी ठोस भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, भूपर्वती कहलाता है, भूपपड़ी कहलाता है, अर्धपृष्ठ कहलाता है। तो ये मुख्य रूप से खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इसके बारे में कि यह मुख्य रूप से खनिजों से बनी होती है। मुख्य रूप से किससे बनी होगी, खनिजों से ये बनी होती है। इसकी ऊपरी सतह सेल या चट्टानों से मिलकर बनी होगी, जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी ऊपरी सतह एल्यूमिनियम सिलिकेट युक्त चट्टानों से बनी होती है। इनकी जो ऊपरी सतह होती है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट युक्त चट्टानों से बनी होती है और इस स्तर को अपन Cl कहते हैं। ध्यान रखें, जो ऊपर चट्टानों वाला भाग होता है, आपका पहाड़ों वाला भाग होता है जो भूपर्वती के ऊपर पाया जाता है, इसे Cl कहते हैं। क्या बोलते हैं, Cl। ठीक है, SIAL, Cl कहते हैं। तो जो ऊपर की ओर चट्टानों युक्त भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, Cl कहते हैं। ठीक है, और Cl के ठीक नीचे मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों से बनी संरचना पाई जाती है, जिसे समय कहा जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि Cl के ठीक नीचे, Cl के ठीक नीचे मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट, मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट खनिज या खनिजों से निर्मित स्तर पाया जाता है, जिसे हिंदी में ध्यान रखें समय, और इस प्रकार से सीमा इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर समय कहते हैं। तो कभी आप लोगों से ये दो वर्ड पूछ लिए जाते हैं कि एक तो होता है Cl क्या होता है और समय क्या होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भूपर्वती होती है, जो थलमंडल का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसके ऊपर जो चट्टानों युक्त भाग है, जो किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम सिलिकेट युक्त चट्टानों वाला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं Cl, और Cl के नीचे ही आपका मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों से निर्मित चट्टानें पाई जाती है, इनका स्तर पाया जाता है और इसको बोला जाता है समय। क्या कहा जाता है, समय इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने पृथ्वी के बारे में एक सामान्य सी जानकारी यहाँ पर ले ली है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट हो गई होगी। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ चट्टानों के बारे में विस्तार से जानकारी। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आप लोग कंप्लीट करेंगे और उस सेशन में आप लोग ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।